हेलो बच्चों, तो उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ और यहां से बनने वाले कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स। मैं यहां पर बहुत ही ज्यादा क्लियर हूं कि मैं इन वीडियोस को किस पर्पस से बना रहा हूं। इन वीडियोस का पर्पस है जेईई मेंस और नीट में आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाना, उन कॉन्सेप्ट्स की आपको प्रैक्टिस करवाना। तो मैं यहां पर जहां डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है वहां मैं डेरिवेशंस डिस्कस नहीं करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट फुल डिटेल में मिलेगा जो कि रिक्वायर्ड है नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग करने वाले एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ, जहां से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे आपके दोनों एग्जाम में, चाहे वो जेईई मेंस है चाहे वो नीट है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलो तो इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन जो हमें करनी है वो करनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर या थिन वायर मैं इसे कह सकता हूं। ठीक है, अब मान लिया आपके पास एक कंडक्टर है जो कि स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? और आप इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इन एप्लीकेशंस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कुछ स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल जगह पे ही निकाल पाएंगे, क्योंकि बायो-सेवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड को निकालने की इजाजत देता है, लेकिन इंटीग्रेशन करने के बाद, और इंटीग्रेशन करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम हर जगह निकालने लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से निकाल रहे हैं वो पता होना चाहिए, कहां पर निकालने हैं वो इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं पॉइंट P पर। तो अगर आप इस पूरे कंडक्टर की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो बायो-सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, लेकिन अब वो सब छोड़ो। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बताऊंगा और वो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है और किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो, यहां पर P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस कंडक्टर की वजह से। तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या है? आपको चाहिए होगा इस वायर से लेकर इस पॉइंट P का डिस्टेंस, लेकिन वो डिस्टेंस भी जो होना चाहिए वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस और वायर के साथ 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं D। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये D क्या है? D है परपेंडिकुलर डिस्टेंस between conductor and point P, और पॉइंट P वो वाला पॉइंट है जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आपको D पता होना चाहिए। What is D? D is nothing but perpendicular distance of the conductor from point P। आई बात समझ? ठीक है, अच्छा अब और क्या चाहिए आपको? आपको यहाँ पे दो एंगल्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो दो एंगल्स कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। आपको क्या करना है, आप यहाँ P पॉइंट पे खड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है? P पॉइंट पे खड़े हुए हैं आप। अब आप ये देखो कि अगर मैं एक लाइन बनाऊं जो कि P पॉइंट को इसके एक एंड से जोड़ दे, एक लाइन बना रहा हूं मैं जो कि P पॉइंट को ऊपर वाले एंड से जोड़ दे, तो ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? वैसे ही मैं एक और लाइन बनाऊंगा जो कि P पॉइंट को नीचे वाले एंड से जोड़ दे। ठीक है, ये एंगल आपको लेना आना चाहिए। अब ये D डिस्टेंस के साथ ये वाली लाइन जो एंगल बना रही है इसको मैं बोल रहा हूं θ1 ऊपर की तरफ, और ये जो लाइन नीचे वाले के साथ एंगल बना रही है वो है θ2। ये लाइंस कौन सी बनाई मैंने? जो डॉटेड लाइन है ये आपको पता होना चाहिए। डॉटेड लाइन कौन सी है? P पॉइंट एक एंड को देख रहा है, P पॉइंट दूसरे एंड को देख रहा है। वो जो लाइंस हैं वो D के साथ क्या एंगल बना रही है? यही है आपके θ1 एंड θ2। मुझे उम्मीद है आपको ये θ1 θ2 समझ में आए होंगे मैंने कैसे लिए। अब मैं यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो B जो होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होगा, म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई D sin θ1 प्लस sin θ2।
क्या बात समझ में आई आपको? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P किसके बराबर होगा? म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई इंटू डी, I फॉर करंट, D फॉर मैंने बता दिया कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूला कैसे लिखा और किस तरीके से यूज करना है वो तो अभी हम क्वेश्चंस की मदद से ही समझेंगे कि आपको कैसे D देखना है, कैसे थीटा 1 देखना है, कैसे थीटा 2 देखना है। बात समझ में आ रही है? तो चलो क्वेश्चन करते हैं और फिर मैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस आपको बताता हूं। ठीक है, देखो जरा। अब आप इसे क्वेश्चंस बोल लो या इलस्ट्रेशंस कहते हैं इनको हम कह देते हैं इलस्ट्रेशंस, है ना, कि अलग अलग केस में थीटा अलग अलग हो सकता है, उसको देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक वही रहेगा जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, मान लिया यहां पे आपके पास एक वायर है, ठीक है, ये है आपकी इलस्ट्रेशन 1, ठीक है, यहां पे एक वायर है, ठीक है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। बात समझ में आ रही है? आपको इस वायर की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है कितना? D। अब यहां पे मैंने क्या कहा, थीटा 1 और थीटा 2 कैसे लेना है? P पॉइंट से दोनों एंड्स की तरफ देखना है। ठीक है, मैंने जब यहाँ पे P पॉइंट लिया था, यहाँ पे लिया था, तो मैंने एक लाइन बनाई थी जो इसके ऊपर वाले एंड के पास जा रही थी और एक नीचे वाले एंड के पास जा रही थी। बात समझ में? अब फिर से आपको P से दो लाइंस बनानी है, एक ऊपर वाले एंड की तरफ, एक नीचे वाले एंड की तरफ। तो आप देखेंगे सर P से तो सामने ही है ऊपर वाला एंड, तो जो लाइन बनेगी वो ऊपर की तरफ नहीं, वो तो बिल्कुल सामने बन जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? वो तो बिल्कुल सामने बन जाएगी और नीचे वाले एंड के साथ ये वाली लाइन बनेगी। अब मैं यहां पे उसको बना देता हूं आपके लिए। यहां पे था मेरा P पॉइंट, जब मैंने ऊपर वाले एंड को देखा तो लाइन ये बनी थी, जब मैंने नीचे वाले एंड को देखा तो लाइन ये बनी थी, और इस लाइन के साथ D का जो एंगल था उसको मैंने थीटा 1 बोला था और यहाँ पे इसको थीटा 2 बोला था। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लाइन ऐसे हुआ करती थी वो लाइन अब ऐसे ही हो गई है, क्योंकि जो एंड है वो इसके ऊपर नहीं है, वो इसके बिल्कुल सामने है, और D भी यही है। देखो तो D और इस लाइन के बीच कोई एंगल ही नहीं है, तो इस वाली वायर के लिए थीटा 1 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थीटा 2 कितना हो जाएगा? तो थीटा 2 तो ये नीचे वाली लाइन के साथ बन ही जाएगा। बस यहाँ पे थीटा 1 नहीं है, क्योंकि थीटा 1 तो बिल्कुल सामने ही है एंड। क्या बात समझ में आ रही है? तो थीटा 2 यहाँ पे, ये थीटा 2 हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा। आई बात समझ? ठीक है, ये अब ठीक है, इसकी दूसरी इलस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी दूसरी इलस्ट्रेशन तो याद रखेंगे, जब पॉइंट जो है वो किसी एक एंड के बिल्कुल सामने ही है तो थीटा जो है 0 हो जाता है, वहां पे कितना हो जाता है? 0, और दूसरा थीटा कितना होगा वो वहां पे दिया होगा। ठीक है, तो इसकी दूसरी इलस्ट्रेशन बताता हूं मैं आपको। ठीक है, मान लिया ये वायर है और इसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड इलस्ट्रेशन, इसे आप जरूर नोट करें। ठीक है, सेकंड इलस्ट्रेशन, दिस इज फॉर इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर, बात समझ में आई? इनफाइनाइट वायर। अब यहां पे अगर मैं बात करूं और मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, P पॉइंट पर, यहां से ये डिस्टेंस आपके पास D दे के रखा है। ठीक है, अब ठीक है, मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई D साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आ रही बात समझ में? अब आ जाओ, D तो D है, थीटा 1 और थीटा 2 पता करना है कितना होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था, इसको आप इसके साथ जोड़ दे। ठीक है, लेकिन ये तो इनफाइनाइट है। अगर मैं यहाँ P पॉइंट पे खड़ा हूं और मैं ऊपर लाइन देखने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो खत्म ही नहीं हो रही, मेरी मुंडी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, वायर मेरे बिल्कुल सामने है। बात समझ में आ रही है? तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर आपको ये बहुत अच्छे से इमेजिन नहीं भी हो पाया, फिर भी याद रखेंगे, जब भी इनफाइनाइट एंड की तरफ देख रहे हैं तो थीटा 1 किसको अप्रोच करेगा? 90 डिग्री। यहां से भी आप इनफाइनाइट एंड को देख रहे हैं तो थीटा 2 भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन में
4 पाई डी साइन थीटा 1 यानी साइन 90 जो कि होता है 1, फिर साइन 90 जो कि होता है 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 2 जा 4 भी होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला निकल के आया, इसे आप डायरेक्ट याद रखेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। दिस इज वैलिड फॉर ओनली इनफाइनाइट वायर। यहां पे कोई थीटा 1 थीटा 2 की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? सीधे याद रखने हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। इसके ऊपर जेईई मेंस में पिछले साल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, अभी मैं करवाऊंगा उस क्वेश्चन को। आई बात समझ? ठीक है, तो इस तरीके से आप चलेंगे। अब मान लिया कि वायर सेमी इनफाइनाइट होती, कैसी होती? सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि ऐसा है, मान लिया आपके पास कुछ, ठीक है, चलो मैं ऐसे बोल देता हूं, ये है वायर, ठीक है, जो कि नीचे से इनफाइनाइट लेंथ की है, नीचे से इनफाइनाइट लेंथ की है, बात समझ में आई है। और ऊपर यहां पे आपका इसका एक एंड है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और पॉइंट भी बिल्कुल सामने है यहां पे, बात समझ में आ रही है। और ये वाला डिस्टेंस आपके पास डी देके रखा है, ये वाला डिस्टेंस कितना देके रखा है? डी देके रखा है, ठीक है। फिर से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको। अब क्या करेंगे आप? फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन थीटा 1। जब मैंने बोला था कि पॉइंट जो है वो एंड के बिल्कुल सामने होता है तो उसके लिए थीटा कितना हो जाता है? 0। तो थीटा 1 यहाँ पे 0 हो गया, साइन 0। और नीचे वाला एंड क्योंकि इनफाइनाइट पे है तो उसके लिए थीटा हो जाएगा 90, तो साइन 90। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो कर लें, वरना ये थीटा 1 और थीटा 2 पहचानना आपको आना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये रब कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक और बात बता देना चाहता हूं। अगर आपके पास वायर है, इसे जरूर नोट कर लें, आप इसे जरूर नोट कर लें, जरूर 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 नोट कर लें, ठीक है। अगर आपके पास एक वायर है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ए पॉइंट बोल दिया, पी पॉइंट बोल दिया, क्यू पॉइंट बोल दिया, आर पॉइंट बोल दिया, फिर इसकी एक्सिस के ऊपर और पॉइंट ले लिया मैंने, एस बोल दिया, टी बोल दिया, यहां पे मैंने यू बोल दिया, वी बोल दिया। याद रखेंगे, वायर के ऊपर कोई भी पॉइंट है या वायर की एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, उन सब पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। मैग्नेटिक फील्ड एट ए, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू, मैग्नेटिक फील्ड एट आर, मैग्नेटिक फील्ड एट एस, मैग्नेटिक फील्ड एट टी, सबकी वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, याद रखने वाली बात, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ऑन इट्स एक्सिस इज 0। क्या बात समझ में आई? आप सीधे याद रख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वायर के आसपास होती है, वायर के ऊपर नहीं होती, वायर की एक्सिस के ऊपर नहीं होती। क्या बात समझ में आई? ठीक है, इसे आप जरूर नोट करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे न्यूमेरिकल्स में भी इसको यूज करेंगे, ठीक है। ये मैं रब कर रहा हूं, कर दिया, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, यहां पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहां पे 5 एम्पियर, सॉरी ये 2 एम्पियर, ये मान लिया 2 एम्पियर का ही करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहां से 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर है पॉइंट P, ठीक है, और आपके पास ये 45 डिग्री का एंगल दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। वीडियो को पॉज करके एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, वरना सामने देखो, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर ना आप ऐसे समझो कि 2 वायर्स हैं, एक वायर ये वाली, एक वायर ये वाली, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं वायर 1, इसको मैं बोल देता हूं वायर 2। तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो होगी B1 प्लस B2, लेकिन ये वेक्टर सम है,
ये वेक्टर सम है, मतलब आपको यहाँ पे अब डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। अभी तक मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया है, अभी बताने वाला हूँ। बात समझ में आ रही है? चलो, तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड 1 होगी ना वो 0 होगी। वो कितनी होगी? 0 होगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 1 वाली मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से है और P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये वाली वायर की तो एक्सिस पे सॉरी ये P पॉइंट जो है वो तो वायर 1 की एक्सिस पे आ रहा है, यानी इस वायर की वजह से तो P पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये हम कहां पे निकाल रहे हैं? B नेट एट P निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने B1 को पहले ही 0 बोल दिया क्योंकि P पॉइंट 1 वायर के एक्सिस पर आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगी? B2 यानी सेकंड वायर की वजह से ही आएगी। ठीक है, तो अब मैं इस 1 वाली वायर को यहां से हटा देता हूं। ठीक है, इस 1 वाली वायर को यहां से हटा देता हूं और अब मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं। अब ये शायद बड़ा आसान हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। वेरी इजी। तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सबसे पहले म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू, यहां लिखता हूं मैं, है ना, B2। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। आई यानी करंट, करंट यहां पे है 2 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद अपॉन 4 पाई डी, डी डी कितना है यहाँ पे? डी है 2 मीटर। अब आ जाओ थीटा 1 और थीटा 2। तो मैंने कहा था कि इस पॉइंट के एक एंड तो बिल्कुल सामने है वायर का। जब बिल्कुल सामने होता है, जब बिल्कुल सामने होता है तो क्या करते हैं हम लोग? थीटा 0 ले लेते हैं, यानी थीटा 1 0 है तो ये कितना हो जाएगा? साइन 0 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 2 कितना है यहाँ पे? 45 डिग्री, तो साइन 45। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो B2 कितना हो गया मेरे पास? 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 रेज टू पावर -7। ठीक है, साइन 0 होता है 0, साइन 45 होता है 1/√2, तो आपका आंसर आएगा 1/√2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 टेस्ला। अब बात आती है डायरेक्शन की। अब बात आती है डायरेक्शन की। किसकी? डायरेक्शन की। चलो जरा पहले मैं डायरेक्शन भी आपको बता ही देता हूं। ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, कर रहा हूं कर दिया। अब अगर आपको किसी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? देखो जरा यहाँ पे, अगर ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हो या यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हो। ठीक है, होगा क्या यहां पे? करना क्या है आपको? ठीक है, आपको अपने राइट हैंड का यूज करना है। किसका यूज करना है? राइट हैंड का। ठीक है, कैसे? अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में लेके जाना है। थंब को करंट की डायरेक्शन में लेके जाना है। करंट कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ है, तो करंट को थंब को मैं करंट की डायरेक्शन में ले गया। बात समझ में आ रही है? अब कुछ भी नहीं करना, फिंगर्स को कर्ल कर देना। फिंगर्स को क्या कर देना? कर्ल कर देना। ये जो फिंगर्स है ना, यही आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है। ठीक है, अब इमेजिन करो ये मार्कर है। ठीक है, और मार्कर में इसके कैप की तरफ करंट जा रहा है, तो मैंने थंब को कैप की तरफ रखा। ठीक है, और फिंगर्स को कर्ल कर लिया, तो फिंगर्स जो है वो इस मार्कर के चारों तरफ आ रही हैं, यूं गोल गोल। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है स्ट्रेट कंडक्टर की, वो उसके चारों तरफ होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। कैसी होती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, कुछ इस तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है आपको? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। तो सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर is in the form of concentric circles। बात समझ में आई? concentric circles। ठीक है,
देखो ऊपर की तरफ करंट था, फिंगर्स को कर्ल किया तो आप देखिए फिंगर्स गोल गोल घूम रही हैं इसके चारों तरफ, ठीक है। अब मैं देखूं तो इसके राइट तरफ यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो मेरी फिंगर्स है वो अंदर की तरफ जा रही है, देखो अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, फिर ऐसे पीछे से घूम के आएंगी और यहाँ पे बाहर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। तो आपसे यहाँ पे नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो आपने जब एक बार देख लिया डायरेक्शन तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है इनवर्ड, फिर पीछे से घूम के आ रही है और यहाँ पे आउटवर्ड हो जा रही है। बात समझ आ रही है? तो इनवर्ड के लिए हम क्रॉस यूज करेंगे, आउटवर्ड के लिए हम डॉट का यूज करेंगे। बात समझ आ रही है? इनवर्ड का मतलब है कि बोर्ड से अंदर की तरफ जा रही है, फिर पीछे से घूम के आ रही है और यहाँ पे आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ। इसी तरीके से आपको करना है। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि करंट ऐसे होता, ठीक है, करंट ऐसे होता, ऐसे होता, फिर अगर मैं आपसे पूछता तो आप बोलते सर कुछ भी नहीं करना, राइट हैंड के थंब को आप करंट की डायरेक्शन में ले जाओ, करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो लो मैं ले गया और फिर फिंगर्स को कर्ल कर दिया। अब मान लो ये कैप नीचे की तरफ है तो ये थंब मेरा नीचे की तरफ, ठीक है, और मैंने फिंगर्स को कर्ल कर दिया तो यहाँ पे मेरी फिंगर्स कैसी है, अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ पे बाहर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। क्या बात समझ आ रही है? तो कैसे बनाया मैंने ये, तो यहाँ पे देखो ये और ये, तो यानी यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है तो मैं क्रॉस लगा दूंगा, यहाँ पे बाहर की तरफ आ रही है तो मैं डॉट लगा दूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ये ऐसे होता, ठीक है, अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता, ठीक है, ऐसे होता तो कुछ भी नहीं करना, फिर से थंब को करंट की डायरेक्शन में ले जाना, थंब को करंट की डायरेक्शन में ले गया, बात समझ में, और फिर इसको ये बाहर की तरफ, तो देखो फिंगर्स कैसे आ रही है यहाँ पे, यहाँ ऊपर बाहर की तरफ आ रही हैं तो ऐसे बाहर की तरफ आएंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ अंदर घुस जाएंगी, ठीक है, फिर ये आएंगी, ये आएंगी, ये घुस जाएंगी। क्या बात समझ में आ रही है? इस ऐसे इमेजिन करो, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। क्या बात समझ में आई? तो देखो कैसी है ये, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ यानी क्या लगा दूंगा यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा क्रॉस। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से डायरेक्शन देखनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं आपको, ठीक है, जो जेमेन्स में आ चुका है, ठीक है, और वो क्या है, वो कुछ ऐसा है। यहां पर एक इनफाइनाइट वायर है, देखो इनफाइनाइट वायर क्वेश्चन में लिखा हो ये कई बार जरूरी नहीं होता, कई बार वो लिखते हैं लॉन्ग वायर, कई बार वो सिंपली वायर लिख देते हैं लेकिन लेंथ वेंथ कुछ नहीं देते, तो आपको समझ जाना है कि वो इनफाइनाइट वायर है। बात समझ में आ रही है? इसमें मान लिया 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहां पे है आपके पास मान लिया एक और इनफाइनाइट वायर जिसमें 5 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है, दोनों इनफाइनाइट वायर है। ये है पॉइंट P, ठीक है, जो कि यहां से 2 मीटर दूर है और यहां से भी 2 मीटर दूर है। तो आपको बताना है व्हाट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या कहा था, इसको आप मान लो वायर 1, इसको मान लो वायर 2, ठीक है, चलो मैं ऐसे ऐसे मान लेता हूं इनको, वायर P और वायर Q, ठीक है, चलो P भी मैंने लिया हुआ है तो कुछ और मान लेते हैं, वायर X और वायर Y। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी ना P पॉइंट पर, वो होगी वायर X की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस वायर Y की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वेक्टर सम का मतलब क्या है, आपको पहले डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, सेम है, ऑपोजिट है, एंगल पे है, कैसे है, ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है, फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है और फिर उनका वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम मतलब सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है अगर वो डायरेक्शन उल्टी है तो, ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर कैसे होगी, तो आपने देखा ऊपर की तरफ करंट, तो मैं थंब लेके ऊपर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसेगी तो घूम कर यहाँ पे बाहर की तरफ आएगी, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर, ठीक है, Bx जो है वो कैसी है, बाहर की तरफ है, यानी मैंने डॉट लगा दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, Bx लिखा मैंने और डॉट लगा दिया, ठीक है। वैसे ही सॉरी Bx नहीं, ये By है, By, ठीक है। वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो जरा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसका करंट भी ऊपर की तरफ है लेकिन यहाँ पे ये, यहाँ पे P पॉइंट पे कैसी है, अंदर की तरफ है, तो जो यहाँ पे Bx है वो अंदर की तरफ है तो मैंने क्रॉस लगा दिया, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो दोनों की सब्ट्रैक्ट होगी, ये आपको ध्यान में देना है।
बात समझ में आई? अब आप पॉजिटिव नेगेटिव में आंसर नहीं देंगे, आप यहाँ पे बस ये डिसाइड करेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी कि बाहर की तरफ। तो जो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी की डायरेक्शन नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब सबसे पहली बात, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको करवाया था। इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये वाला फॉर्मूला डिस्कस किया है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। क्या बात समझ में आ रही है आपको? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं x की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, फिर मुझे पता है करनी तो ये सब्ट्रैक्टिंग है। तो x की वजह से नहीं, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगी? म्यू नॉट आई कितना है? 2 एम्पियर अपॉन में 2 पाई इंटू डी कितना है? 2 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट की वैल्यू रख दो आप 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 इंटू 2 अपॉन में 2 पाई इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू x कितनी आ रही है? 2 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। और मैंने बताया था x की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस भी लगा दिया। क्रॉस का मतलब है इनवर्ड्स। बात समझ में आ रही है? वैसे ही आप y की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यानी इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, वो कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई कितना है इसका? 5 अपॉन में 2 पाई डी, 2 इंटू पाई इंटू डी कितना है? 2 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? तो म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 इंटू 5 अपॉन में 2 पाई इंटू 2। तो 2 ये पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 होते हैं, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। तो ये आ गया बी वाई, और कहां की तरफ आया? बाहर की तरफ। बात समझ में आ रही है? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी यहां पर, ये क्वेश्चन पिछले साल ही आ चुका है, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 माइनस पाई तो कैंसिल हो गया था ना, तो यहाँ पे भी पाई नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, -2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, तो आपका आंसर आएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 टेस्ला। क्या इतनी बात समझ में आई है आपको? क्या इतनी बात समझ में आई है आपको? ठीक है, इस तरीके से आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मल्टीपल वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा डायरेक्शन सीधी है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि कैसे है। ठीक है, तो ये इसको रब कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं, कर दिया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, कि मान लिया आपके पास, ठीक है, 4 वायर्स हैं कुछ इस तरीके से, और उनमें इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, और करंट कितना है? मान लिया I, कितना है? I। ठीक है, आपको बताना है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, आपको बताना है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक, अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी, ये स्क्वायर है, ये क्या है? एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 वायर्स हैं, 1 2 3 4, चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, थंब इस तरफ जाएगा क्योंकि करंट इस तरफ है, देखूंगा फिंगर्स कहां जा रही हैं? अंदर की तरफ, मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, तो अंदर की तरफ आएगी, मैंने क्रॉस लगा लिया। फिर इसकी वजह से देख लेते, इसकी वजह से थंब ऊपर की तरफ, फिंगर्स अंदर की तरफ, मतलब इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी। क्या बात समझ में आएगी? वैसे ही इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आ रही है। देखो थंब ऐसे, यहाँ पे ऊपर जो है वो तो बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे घूमेगी तो यहाँ पे अंदर की तरफ, यानी इसकी वजह से भी अंदर की तरफ, और इसकी वजह से ये नीचे, तो इसकी वजह से भी अंदर की तरफ, यानी चारों की वजह से अंदर की तरफ आ रही है। तो करना कुछ भी नहीं है, अगर मैं यहाँ पे वायर्स का नाम लेता हूँ, वायर 1, वायर 2, वायर 3, वायर 4, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो और कुछ नहीं, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 ही होगी, क्योंकि सारी सेम डायरेक्शन में। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मान लिया ये जो स्क्वायर है इसकी साइड आपके पास गिवन है A। ठीक है, मान लिया स्क्वायर जो है इसकी साइड जो गिवन है आपके पास वो कितनी है? A।
यहां सेंटर से आपने इसके बिल्कुल सेंटर पे एक परपेंडिकुलर गिराया, ये वाला जो है सेंटर से गिराया तो ये a/2 होगा। अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं तो ये इसका बाइसेक्टर बनेगा और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे बनेगा सर ये 45 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? क्योंकि पूरा 90 डिग्री होता है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? अब फिलहाल इन तीन वायर्स को भूल जाओ, इस वायर को देखो आप, इस वायर को मैं यहाँ अलग से दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और याद करो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, ये आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। ऐसे करंट जा रहा था, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, आपको ये है P पॉइंट, ठीक है, मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर आपको ये D चाहिए था, ये D, तो आपको यहाँ पे ये वाला D चाहिए और वो मेरे पास आ चुका है a/2 यानी यही मेरा D हो जाएगा। तो D कितना हो गया मेरे पास a/2। मैं अभी सिर्फ इस वायर के लिए निकाल रहा हूँ। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए थीटा 1 और थीटा। अच्छा, थीटा 1 कैसे देखते थे? यहां से सर ऊपर वाले एंड को जोड़ देते थे थीटा 1 और नीचे वाले एंड को जोड़ देते थे, बन जाता था थीटा 2। वैसे यहां से एक एंड को जोड़ूंगा तो एक बनेगा थीटा 1, दूसरे एंड को जोड़ूंगा तो दूसरा बनेगा थीटा 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब अगर ये 90 है, ये 45 है, तो उसको 45 होना चाहिए। वैसे ही मैं इसको इस तरफ भी जोड़ूंगा तो ये मेरे पास ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यानी ये थीटा 1 थीटा 2 मेरे पास आ चुके हैं। थीटा 1 है 45, थीटा 2 है 45। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट वाली वायर 1 की वजह से कितनी हो जाएगी μ0I अपॉन में 4 पाई d। d कितना है यहाँ पे a/2 साइन थीटा 1 कितना है 45 प्लस साइन थीटा 2 वो भी कितना है 45। तो ये कितना हो जाएगा b1 इज इक्वल टू ऊपर गया 2 μ0I अपॉन में 4 पाई a साइन 45 होता है 1/√2, फिर 1/√2 तो 2 टाइम्स 1/√2 हो गया यहाँ पे, ऐसे बोल सकता हूं मैं। ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 2 2 जा 4, आप कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना 4 μ0I अपॉन में 4√2 पाई इंटू a, ये b1 आया। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्वायर है। ऐसा ही मैं इस वाले के साथ भी कर सकता था, इस वाले के साथ यहां पे मैं इसको ज्वाइन करता, यहां पे परपेंडिकुलर गिराता, ये a/2 आ जाता, ये 45 होता, ये भी 45, मतलब इसके लिए भी यही मैग्नेटिक फील्ड आएगी। वैसे मैं यहां पे भी कर सकता था, इसको इसके साथ ज्वाइन करता, यहां पे a/2 निकाल लेता, 45 करता, मतलब चारों के लिए ये सेम चीज हो सकती है। तो b1 b2 b3 b4 की वैल्यू सेम ही होगी, यानी मैं यहाँ पे सीधे बोल सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं, चारों का सम जो कि बराबर है, तो 4 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा अपॉन 4√2 पाई इंटू a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 16 μ0I अपॉन में 4√2 पाई a, 4 4 + 16 होते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 4 μ0I अपॉन में √2 पाई a। कई बार होता यह है कि यहाँ पे आपको आंसर जो होता है वो इस तरीके से देते हैं कि डिनोमिनेटर में √2 को हटा देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, तो वो आप खुद कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये होगी और ऑब्वियसली अंदर की ही तरफ होगी, क्योंकि सारी फील्ड्स यहाँ पे अंदर की ही तरफ थी। मुझे उम्मीद है ये पहली एप्लीकेशन आपको बायो-सैवर्ट्स लॉ की समझ में आई होगी, यह स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई जरूर करें।